हेलो स्टूडेंट, मैं सरदार सर। स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट हमारे आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 9वीं सेट ए, ठीक है, कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा में सेट ए आया है इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम इस सेट कक्षा 9वीं का जो प्रश्न पत्र है गणित का, इसमें हम प्रश्न क्रमांक 18 से सॉल्व कराएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 18 से हम इसलिए सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट कि इस प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक का हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 1 अंक के पूरा सॉल्यूशन दिया है यहां तक, और दूसरे वीडियो में स्टूडेंट हमने प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 17 तक यहां तक का सॉल्यूशन हमने सेकंड वीडियो में प्रोवाइड करा। हमारे चैनल पे हमने इसको डाल दिए हैं वीडियो, आप चाहें तो उन दोनों वीडियो को देखकर प्रश्न क्रमांक 17 तक सॉल्व कर सकते हैं। आज का ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो होगा इस पेपर का, और इस तीसरे वीडियो में इसके बचे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, यानी हम प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक पूरा सॉल्व इस वीडियो में हम करा देंगे। तो ये 3 वीडियो के माध्यम से आप पूरा अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र जो कक्षा 9वीं का आया है, आप पूरा अर्धवार्षिक पेपर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं और इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप जब वार्षिक पेपर दें तो यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो बिल्कुल 100% आपको सीओटी के साथ बन जाए। तो चलिए स्टूडेंट ज्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने कहा कि हम प्रश्न क्रमांक 18 सॉल्व करा रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 18 क्या है चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक कहता है 18, निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज होगा। यह आकृति है। तो स्टूडेंट वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हमने इसका पहले ही सॉल्यूशन कर लिए हैं, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट जैसा प्रश्न क्रमांक 18 का जो डायग्राम था, हमने ये इस क्वेश्चन से देखकर हमने ये डायग्राम बना लिए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट इसमें दिया गया था कि एबीसीडी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज, यानी ये जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, और इसमें जो विकर्ण एसी है ना, विकर्ण एसी मतलब ये जो विकर्ण गया है ये विकर्ण एसी है, जो कि कोण ए को, ये पूरा जो कोण ए आ रहा था इस चतुर्भुज का, इसको समद्विभाजित कर रहा है ना। समद्विभाजित करने का मतलब एक समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। दो कोण बने, ये कोण और ये दोनों कोण कैसे रहने चाहिए? समान, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब समान दो भाग में विभाजित करना। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण यानी कोण बीएसी, ये लिखे हमने, और ये वाला कोण यानी डीएसी, ये कोण डीएसी, तो ये दोनों कोण आपस में क्या रहने वाले हैं? बराबर। तो स्टूडेंट हमको क्या सिद्ध करके बताना है कि जो एबीसीडी होगा, यानी ये चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज भी है, और ये चतुर्भुज हमको ये सिद्ध करके बताना है कि कैसा चतुर्भुज रहेगा? समचतुर्भुज। ठीक है। अब समचतुर्भुज क्या होता है स्टूडेंट? समचतुर्भुज का मतलब है कि इस त्रिभुज में ये चारों जो भुजा है, एक ए बी है, बीसी है, सी डी है और डी है, तो ये चारों जो भुजा है ये आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। तो समचतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमारा टारगेट है स्टूडेंट कि चारों भुजाओं को हम बराबर सिद्ध कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में हमने लिखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात ए बी समानांतर सी डी होगा और बीसी समानांतर डी होगा। ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है। चलिए, अब चित्रानुसार हम ये देख रहे हैं कि चित्रानुसार हम यदि देखें तो ये कोण बीएसी बराबर होगा कोण एसीडी, ये एकांतर कोण नियम से, है ना। बीएसी यानी ये वाला कोण जो होगा बीएसी, ये और ये वाला कोण कौन सा है? एसीडी मतलब ये वाला एसीडी, यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। दूसरा हमने कहा कि कोण डीएसी। अब डीएसी कहां दिख रहा है स्टूडेंट हमको? डीएसी यानी ये वाला कोण, है ना, और ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण नियम से, है ना। तो इसके ये बराबर हमने लिख दिया। अब हम यदि बात करें स्टूडेंट कि त्रिभुज एबीसी, अब हम यदि देखें कि इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये, ठीक है। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है एबीसी में, त्रिभुज एबीसी ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले रहा है। तो ये त्रिभुज एबीसी में हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि बीएसी यानी ये वाला कोण और एसीबी यानी ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने ऊपर निकाला स्टूडेंट कि ये बीएसी एसीडी के बराबर है ना, और ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर है ना। ठीक है ना। तो समझ में आ रही बात है? चलिए, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी जो है वो कोण एसीबी के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है। क्यों बराबर है स्टूडेंट? क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो हमने कहा कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी ये वाला कोण, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर आ रहा है,
और ये कोण भी बराबर है, मतलब ये दोनों कोण आपस में अब क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो वही थ्योरी लगा के हमने कहा कि त्रिभुज एबीसी में ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो अब हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजा, यानी इसके सामने ये वाली भुजा है AB और इसके सामने ये वाली भुजा है BC, तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। यानी BAC के सामने है BC और ACB के सामने AB, तो BC और AB आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर भुजा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ा था कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब BC बराबर हमने AB सिद्ध कर दिया स्टूडेंट। क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो AB किसके बराबर होगा, CD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो AB किसके बराबर हो गया, CD के, और BC किसके बराबर हो गया, DA के, है ना। तो यही लिखे हमने यहाँ पे, देखो BC बराबर हो गया DA। और हमने ये बात कर ली है, हमने ये बता दिया स्टूडेंट कि BC और AB बराबर है, तो इसका मतलब है कि BC DA की भी बराबर है, तो ये भी AB के भी बराबर है, तो DA के बराबर भी हो गया, और AB जो है वो CD के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये चारों भुजाएं, है ना, AB CD BC और DA, इस चारों भुजाएं आपस में अब क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है ना। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि इस थ्योरी से कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। और जैसे ये चारों भुजाएं बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि ABCD कैसा चतुर्भुज होगा स्टूडेंट, सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट यदि कोई भी डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा अच्छे से सॉल्व समझ में आए। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट हमने सिद्ध कर दिए कि ये ABCD एक समचतुर्भुज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश 70 अंश से अन्य दो कोण आपस में बराबर हैं तो चतुर्भुज के इन कोणों को ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए, चतुर्भुज के दो कोण दिए गए हैं हमको, है ना। इस प्रश्न पे यदि हम देखें 19वां कि चतुर्भुज के हमको दो कोण दिए गए हैं, कितने कितने अंश दिए गए हैं हमको, 60 अंश और 70 अंश। ठीक है, ये दिया है 60 अंश और 70 अंश, और अन्य दो कोण आपस में बराबर है। तो हमने कहा दिया है चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 70 अंश से, मान लेते हैं जो अन्य दो कोण बराबर है वो x अंश है, तो हमने अन्य दो कोण बराबर जो है वो x अंश है हमने मान लिया। तो हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। क्या होता है, 360 अंश होता है। तो स्टूडेंट दो कोण तो हमको दिए थे 60 और 70, तो ये दो कोण हमने 60 और 70 ले लिए। अन्य जो दो कोण है वो दोनों बराबर है, मतलब x अंश के ही होंगे, दोनों बराबर हैं चूंकि, तो हमने वो दोनों जो बचे तीसरे और चौथे कोण थे वो x अंश और x अंश ले लिए। बराबर क्या होगा, 360 अंश। अब इन दोनों को जोड़े तो 130 आ गया, x और x मिलके 2x हो गया, बराबर 360 हो गया। 2x को हम वहीं रहने देते हैं, 130 का हमने पक्षांतर कर दिए तो 360 माइनस 130 हो गया। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 360 में से 130 घटाएंगे तो 230 आ जाएगा। अब ये 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बचा 1, 0 हो गया 10, 2 5 6 10। तो x बराबर कितना आ गया, 115 अंश। तो चूंकि वो दोनों कोण x अंश के हैं, इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि वो दोनों जो बराबर कोण थे वो 115 अंश और 115 अंश के ही होंगे, और यही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब इसमें अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि सिद्ध कीजिए कि आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट इसको भी देख लेते हैं। तो हमको स्टूडेंट पता है अथवा में कि ABCD एक आयत, हमने एक चतुर्भुज बनाया आयत, क्योंकि हमको आयत चाहिए था, और उन्होंने क्या कहा है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं परस्पर बराबर होते हैं। यानी हमने कहा कि मान लेते हैं ABCD एक आयत है जिसमें AC और BD जो दो विकर्ण होते हैं आयत में, तो हमको ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो AC है, AC ये और ये BD है, दोनों विकर्ण कैसे होने चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब है कि हमारा टारगेट है सिद्ध करने का कि हमको AC और BD बराबर सिद्ध करना है। आइए, तो स्टूडेंट अब चूंकि हम जानते हैं कि ABCD एक आयत है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोण 90 अंश होगा, है ना। आयत है तो इसके सारे कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, तो कोण क्या हो गया, 90 अंश का हो गया, और कोण 90 अंश हो गया। और आयत है तो AD बराबर क्या हो गया, BC, यानी AD किसके बराबर होगा, BC के। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर रहती है, तो AD बराबर क्या हो गया, BC, और CD बराबर क्या होगा, AB। ठीक है, और कोण BB कितने अंश होगा, 90 अंश, है ना। ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट हम ये 90 अंश है, ये 90 अंश। अब स्टूडेंट हम एक त्रिभुज देखते हैं कि ABC, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम एक, है ना। ये वाला चाहो तो हम यहां बना लेते हैं, ये हो गया AB और ये C। ठीक है, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम BAC, यानी ABD है ना, ABD ये वाला, सॉरी है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। BAC ये वाला ले लेते हैं, इसके लिए दूसरा है ना BAC, और ये है ABD यानी ये वाला त्रिभुज, ये
बी बी ए डी। ठीक है। अब यदि हम दोनों त्रिभुज में देखें तो स्टूडेंट देखो यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, तो ए बी बराबर ए बी या ए बी बराबर बी ए बोलो तो दोनों बराबर होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है ना। अब इसमें यदि हम देखें कि इसमें कोण ए जो है 90 अंश है, इसमें कोण जो है वो बी 90 अंश है, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया 90 अंश के कोण होने के कारण। ठीक है। अब हम यदि देखें तो इसमें ए डी और इसमें बी सी, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा इसकी तो बराबर ही होगी, तो ए डी बराबर बी सी ये हमको ज्ञात है, हमने पहले भी निकाल लिया था स्टूडेंट की ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। तो ये तीन चीज हमको बराबर हमने सिद्ध कर दी इन दोनों त्रिभुज में, है ना। ये दोनों त्रिभुज में, तो ये दोनों त्रिभुज में एक भुजा है, एक कोण है और एक भुजा है, तो हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये तीसरी भुजा के बराबर होगी, अर्थात इसकी भुजा AC इसकी भुजा BD के बराबर होगी। तो हमने वही लिखा, तब AC बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। और AC और BD आपस में ही, तो हमको यही तो सिद्ध करना था, क्योंकि हमको विकर्ण बराबर सिद्ध करना था, इसका मतलब है कि विकर्ण बराबर सिद्ध हो गए। तो अतः हम कह सकते हैं स्टूडेंट, अतः आयत के विकर्ण क्या होते हैं, समान या बराबर होते हैं, समान होते हैं। ये हो गया प्रूफ। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट 20वां नंबर का क्वेश्चन है कि 1.272727 देने, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1.27 बार को P अपॉन Q के रूप में लिखना है, यानी ये दशमलव प्रसार है, इसको हमको बटे वाली संख्या के रूप में लिखना। चलिए आइए, तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, तो जिस संख्या को हमको लिखना है उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर हो गया 1.27 बार, है ना। तो 27 बार का मतलब 2727 चलते आ रहा है, तो इसको हमने क्या दे दिया, x बराबर 1.272727 डैश 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 चलते जा रहा है, है ना। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि दो अंक वाली संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमको एक के बाद 2 जीरो वाली संख्या गुणा करना, जो कि 100 होगी, है ना। जितनी संख्या बार बार रिपीट होती है दशमलव प्रसार में, तो आपको उतने एक के साथ उतने जीरो लगा के गुणा करना है। अब वो कोई भी बन सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, वो संख्या पर डिपेंड करेगा, वो ये बार पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अब हम दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे, तो ये 100x हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और जैसे हम यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक के आगे जाके खसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 127.27 ये चलते जा रहा है स्टूडेंट, है ना। 100 बहुत जितने बार लिखना लिख सकते हैं, तो ये 2727 डैश 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 चलते जा रहा है। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम, ये 100x हो गया, अब हम 127.27 को हम इसका 126 अलग कर देते हैं और 1.2727 लिख देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 127.27 ही आएगा, क्योंकि इसके दशमलव के बाद 000 है ना। तो एक इसमें जुड़ जाएगा, 127 हो जाएगा और 0.2727 चलते जाएगा, यानी हम 127.2727 को 126 धन 1.2727 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 100x, ये हो गया 126 धन, ये जो है समीकरण 1 से हम ये देखें तो वो x के बराबर है, तो इसकी जगह में हमने x लिख दिया, ये लिखे हमने समीकरण 1 से। अब ये x को हम इधर लेके आएंगे तो 100x माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में आ जाएगा, बराबर 126। 100x में से 1x गया 99x बराबर 126, तो x बराबर 126 बटे में क्या आ गया, 99। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, और ये हो जाएगा 9 1 कम 9 बचा 3, 9 4 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14/11। ठीक है। और ये किसके रूप में है, P अपॉन Q के रूप में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और हमको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना था, तो ये हमने कर दिया। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 20वां नंबर का भी सॉल्व हो गया स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि 5/7 ऋण करनी 2 धन 3/5 धन करनी 2 को सरल कीजिए। तो स्टूडेंट इसमें हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और सरल करने के लिए यदि बोलता है तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस पे हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हर का परिमेयकरण। तो चलिए हम इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, और हल का परिमेयकरण करने के बाद, है ना, चलिए हल का परिमेयकरण करके हम इसको सरल करते हैं। तो 20वां नंबर का है ये अथवा वाला, चलिए करते हैं। तो सॉल्व करते हैं 20वां। ठीक है। तो ये है 5/7 ऋण करनी 2 धन 3/5 धन करनी 2। इसका हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, है ना। तो हर का परिमेयकरण करने पर, है ना, करने पर,
तो स्टूडेंट जैसे ही हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 धन करनी 2। और हमने बताया था स्टूडेंट कि जब भी करनी वाली संख्या होती है तो इसी करनी वाली संख्या का गुणा करना है, बस हमको चिन्ह बदल देना है, प्लस है बीच में तो माइनस लगा देना है और इसका ऊपर और नीचे गुणा कर देना है सेम संख्या का ना। धन है तो यहाँ धन लगा दिए ये वाला। इसी तरीके से ये दूसरी संख्या भी लिख लेते हैं, करनी 5 धन करनी 2। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो करनी 5 ये धन है तो यहाँ ऋण करनी 2 का ऊपर गुणा और करनी 5 ऋण करनी 2 का नीचे गुणा करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये 5 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 5 करनी 7 हो गया, ऋण 5 करनी 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इनका जब गुणा होता है तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमने जिसमें हमने लगाए हैं कि जब भी हम इस तरीके के आए तो a प्लस बी और a माइनस बी यदि है तो a का वर्ग, तो a का काम कौन कर रहा है करनी 7 और b का काम कर रहा है करनी 2, तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी दो का जब गुणा होता है तो वो a का वर्ग ऋण b के वर्ग के बराबर होता है। तो सेम यहां भी करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करनी 5 ऋण 3 करनी 2, है ना। अब यहां पर भी a प्लस बी और a माइनस बी है तो a का वर्ग यानी हो जाएगा करनी 5 का वर्ग ऋण b का वर्ग मतलब करनी 2 का वर्ग। ठीक है, ठीक, बस अब ये वर्ग से करनी कैंसिल, वर्ग से करनी कैंसिल, वर्ग से करनी कैंसिल, वर्ग से करनी कैंसिल, तो ऊपर यहां पर बचा 5 करनी 7 ऋण 5 करनी 2 बटे में यहां 7 बचा क्योंकि करनी कैंसिल हो गई, ऋण यहां 2 बचा क्योंकि करनी कैंसिल हो गई, धन 3 करनी 5 ऋण 3 करनी 2। अब यहां पर क्या बचा, करनी कैंसिल होगी तो यहां 5 बचा, यहां पर करनी कैंसिल होगी तो 2 बचा। अब क्या हो जाएगा, ये 5 करनी 7 ऋण 5 करनी 2 और 7 में से 2 गया आ गया 5। ठीक है, धन अब यहां से अपन 3 कॉमन ले लेते हैं तो करनी 5 ऋण करनी 2 और यहां से भी 5 कॉमन ले लेते हैं हम। 5 कॉमन लेने का मतलब ये 5 का गुणा है तो ये कोष्टक में दोनों में से 5 को हम बाहर ले लेते हैं। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा कि 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, करनी 7 ऋण करनी 2 धन यहाँ पर क्या जाएगा करनी 5 ऋण करनी 2। अब करनी 7 और कहीं नहीं है तो करनी 7 लिख दिए, धन करनी 5 है इसके बाद तो करनी 5 और कहीं नहीं है। अब ऋण करनी 2 और ऋण करनी 2 तो ऋण 2 करनी 2 हो जाएगा और यह इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुणनखंड हमको यहाँ पर दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर धन 142 एक्स ऋण 120 का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए आइए स्टूडेंट इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये हमको दिया है, तो इस तरीके की जब क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं तो गुणनखंड करने के लिए हमको इसमें कोई मान रख के चेक करना होता है ना। 1 रख लो या ऋण 1 रख लो, 2 रख लो या ऋण 2 रखो, इस तरीके चेक करना है। तो हम x बराबर 1 रखकर इसमें चेक करते हैं। अब जैसे हमने इसमें इस बहुपद में x बराबर 1 रखा यानी हमने p1 है ना, तो x की जगह में 1 आ गया, 1 की घात 3 हो गया, ऋण 23 एक्स स्क्वायर हो गया है ना, धन 14 x की जगह में 1 आ गया, ऋण 20। अब इसको हम 1 की घात 3 करेंगे तो 1 आ गया, 1 की घात 1 करेंगे तो 1 हो गया, 1 का गुणा 23 में करेंगे 23 आ गया, 14 1 कम 14 हो गया, ऋण 120 हो गया। ठीक है, ऋण 120 हो गया, तो वो 120 जो है ना, चलिए तो ये 142 है एक्चुअल पे है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है ना, 142 है ये। ठीक, तो 142 और 1 ये हो गया 143, 120 और 23 ये हो गया 143, तो ये ऋण 143 प्लस 143 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे ये 0 हुआ स्टूडेंट तो हम ये कह सकते हैं कि हमने x बराबर 1 रखा तो ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि x इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 1, तो x ऋण 1 जो होगा वो बहुपद का एक गुणनखंड आएगा। यदि 0 आ जाता है तो उसका पक्षांतर कर दीजिए उस संख्या का, तो x ऋण 1 हो गया बराबर 0, तो ये उसका क्या बन जाता है, एक गुणनखंड बन जाता है। अब x माइनस 1 बहुपद का जब एक गुणनखंड बन जाए तो px बराबर स्टूडेंट हमको इसको 3 बार लिख लीजिए, x ऋण 1 x ऋण 1 x ऋण 1। ठीक है, अब चूंकि हमको यहां पर क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है, 23 एक्स स्क्वायर लाना है, 142 एक्स लाना है और ऋण 120 लाना है। ठीक है, हमको ये लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 पहले वाले में हमको पहला वाला पद लाना है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा है ना। अब ये एक्स स्क्वायर का यहां पर जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब ऋण एक्स स्क्वायर हो गया।
अब अगले वाले जो x माइनस वन है उसमें हमको इस तरीके से गुणा करना है कि एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर को मिला के ये दूसरा वाला पद आ जाए 23x²। तो एक माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो हमको एक और मतलब माइनस 22x² लाना था, तो हमने माइनस 22x का इसमें गुणा करें, तो माइनस 22x इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस 22x² हो जाएगा, है ना। और माइनस 22 का इसमें करेंगे प्लस 1 में, तो ये प्लस 22x हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 22x² और माइनस x² मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस 23x²। तो ये पद दोनों हो गए। अब इसके बाद अगले x माइनस वन जो होंगे उसमें हम इस तरीके से गुणा करें कि हमारा 142x और ये 120 दोनों आ जाए, है ना। तो अब देखो यहाँ पर प्लस 22x आ चुका है, तो यहाँ पर हमको कितने गुणा करना पड़ेगा, 120 का। तो इसका करेंगे तो हम ये हो जाएगा 120x ऋण 120, है ना। तो 120x और ये 22x मिलके 142x हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये माइनस 120 हो गया, देखो पूरे पद आ गए, ये दोनों मिलके 23x हो गया, है ना भाई। तो इस तरीके से हमने वो तीनों x माइनस वन जो कॉमन लिए थे उसमें इस तरीके से गुणा करे कि वो बहुपद के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों में x माइनस वन यहाँ भी है, x माइनस वन यहाँ भी है, x माइनस वन यहाँ भी, तो हम x माइनस वन को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो अब यहाँ क्या बचा, x² ऋण यहाँ क्या बचा 22x धन यहाँ क्या बचा 120। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास वर्ग वाला यानी द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं कि हमको देखते हैं कि 120 है और यहाँ पर x² का गुणांक कितना 1, तो 120 एक कम 120 हो गया। अब हम इसको दो भाग में तोड़ेंगे, यानी हम ऐसी दो संख्या का चयन करेंगे जिसका गुणा करने पर 120 आए और जोड़ने पर बीज वाला पद आ जाए यानी 22x आ जाए। तो हम लेते हैं यहाँ पर 12 और दहाम, 12 दहाम क्या हो गया 120 और 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो अब चिन्ह माइनस वाला है इसलिए यहाँ पर हम x² तो वैसे ही रहेगा, इसकी जगह में हम माइनस 12x और माइनस 10x लिखेंगे कि ताकि मिलकर वो माइनस 22x बन जाए। ठीक है, और ये 120 जैसे का वैसे ही रहेगा। अब x माइनस वन तो x माइनस वन है। अब स्टूडेंट हमको इन दोनों पद में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों पद में से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x² है मतलब 2 बार x है और यहाँ 12x है, तो दोनों में से x को कॉमन ले लिए तो यहाँ 1x बचा ऋण यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 12 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस 10 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x बचेगा और ये प्लस, क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए हैं तो ये प्लस बदल के माइनस हो जाएगा और 10 का बाड़ा पढ़ेंगे तो 10 एक कम 10 और बचा 2 तो 20, 10 दूनी 20, तो ये 12 बच जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट में x माइनस 12 ये ब्रैकेट में x माइनस 12 तो इन दोनों में से x माइनस 12 को कॉमन ले ली, ये तो पहले से कॉमन था। इन दोनों में से x माइनस 12 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, अब यहाँ x और यहाँ बचा माइनस 10, तो x माइनस 10 दूसरे हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो इस तरीके से तीन गुणनखंड बन गए, क्योंकि ये घात 3 का पद था इसलिए तीन गुणनखंड बनेंगे और जो हम बना चुके हैं, और यही अब हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 21 भी सॉल्व हो गया। अब इसके अथवे में जो दिया है, अथवे में दिया है ये देख लेते हैं, माइनस 12 की घात 3 वाला, है ना। चलिए माइनस 12 की घात 3, 7 की घात 3 और 5 की घात 3। तो स्टूडेंट इसमें सर्वसमीकरण इस्तेमाल करने वाले हैं हम। तो ए का मान हो गया -12, बी का मान हो गया 7 और सी का मान हो गया 5। सर्वसमीकरण होती है ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन सी की घात 3 माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर जो इस सर्वसमीकरण में आता है उसके मान यहाँ से निकाल के देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हम निकालते हैं तो ये तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जब हम जोड़ेंगे -12 प्लस 7 प्लस 5 को, तो 7 5 12 हो गया और -12 था ये, है ना। तो ये -12 प्लस 12 -12 प्लस 12 क्या हो गया 0। जैसे ये 0 हुआ a प्लस बी प्लस सी चेक करने का फायदा देखिए क्या होने वाला है। जैसे ये 0 हुआ स्टूडेंट तो इस सर्वसमीकरण में यदि हम यहाँ पर 0 रखें तो ये पूरा पद का मान ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। यानी अब यही सर्वसमीकरण a प्लस बी प्लस सी 0 होने के कारण यही सर्वसमीकरण अब बदल के क्या बन गई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो गया ये 0, क्योंकि ये 0 हुआ तो 0 को गुणा आप इसमें करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस 3abc हो जाएगा, हो गया। अब स्टूडेंट हमको देखो यहां पर जो प्रश्न दिख रहा है वो इसी तरीके से दिख रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसी रूप में दिख रहा है। अब ये तीनों मान को उठा के हम इस सर्वसमीकरण में रख देंगे। तो a की जगह में हमने -12 रखे तो ये -12 क्यूब हो गया, धन b की जगह में 7 रखे तो 7 क्यूब हो गया, c की जगह में 5 रखे तो ये 5 क्यूब हो गया, बराबर।
अब ये बराबर, अब 3ABC का मान यहाँ भी रख दिए, चूंकि हमको इसी का मान निकालना था तो बराबर करके अब यहाँ पर जो आया है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 12 तिया -36, 7 पाना 35, 36 और 35 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा 1260, और इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो 1260 होगा, जो यही होगा। क्योंकि हमको सर्वसमीका का प्रयोग करना था स्टूडेंट, डायरेक्ट गुणा करके इसको सॉल्व नहीं करना है, प्रश्न में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमको सर्वसमीका का प्रयोग करना है, घनों के परिकलन किए बिना, मतलब हमको इसका घनों का परिकलन नहीं करना है, सर्वसमीका का इस्तेमाल करके करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब प्रश्न क्रमांक 22 से स्टूडेंट सिद्ध कीजिए कि व्रत की तुल्य जीवाएं, है ना, तो यानी व्रत की जो तुल्य जीवाएं होती है वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी यदि हम कोई व्रत लें और उसकी तुल्य जीवा ले लें, यानी दोनों जीवा बराबर ले लें, तो क्या होगा, तो वो जो कोण अंतरित करेगी केंद्र पर वो कैसा होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, है ना, तुल्य कोण ही होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं कि एक हमने व्रत बनाए, अब इसकी तुल्य जीवा, यानी हमने कहा कि माना एक व्रत है जिसका केंद्र O है, जीवा AB और AB और CD हमने दो जीवा लिए हैं, एक जीवा ये लिए हैं, एक जीवा ये लिए हैं, तो ये दोनों जीवा क्या है, बराबर, ये हमको दिया गया है। तो हमको सिद्ध करके बताना है कि इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित किया जाएगा, यानी ये वाला कोण इस जीवा के द्वारा बना और ये वाला कोण जो है वो इस जीवा के द्वारा बना, तो ये दोनों कोण यानी कोण AOB और कोण COD जो है वो आपस में बराबर रहना चाहिए, हमको सिद्ध करना है। तो इस स्टैंड यदि हम इन दोनों जीवा को देखें तो दो त्रिभुज बन गए, तो हम ले सकते हैं कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। ठीक है, यदि हम ये देखें स्टूडेंट कि इसमें ये वाली जो AO है ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है ना, तो ये AO हो गया बराबर। इसकी यदि हम बात करें तो इसमें CO जो है ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो AO बराबर क्या हो गया, CO हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या कहीं भी हो वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये AO हो गया। इसी तरीके से यदि हम BO की बात करें, इसमें जो BO है और इसमें जो DO है, ये BO क्या है, त्रिज्या है, और ये DO क्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगी, आपस में बराबर होंगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या होने के कारण क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट, और तीसरी चीज इसमें दिया गया है हमने, और ये कोण जो है, ये कोण तो पहले से दिया गया है कि हमको कोण AOB बराबर है कोण COD के, ये क्या है, हमको दिया है। तो ये तीन चीज हमने बराबर सिद्ध कर दी इन दोनों त्रिभुज में, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, और ये तो पहले से ये भी दिया है हमको, बराबर है, चाहे तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी हमको ये सिद्ध करना है स्टूडेंट, इसलिए हमको जो दिया है वो ये है ना, सॉरी इसमें एक गलती हो गई है ना, ये दिया नहीं था, दिया हमको था कि ये जो है AB जो है ये CD के बराबर है, यानी AB बराबर क्या है, CD, ये दिया है हमको, है ना। तो ये तीनों चीज हमको बराबर हो गई, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ गई इन दोनों त्रिभुज की, तो हम कह सकते हैं कि भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांग सम होंगे त्रिभुज COD के। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण A के संगत कोण C है तो ये बराबर होंगे, कोण B के संगत कोण D है तो ये भी बराबर होंगे, कोण O के संगत कोण O है इसका तो ये भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात ये वाला कोण यानी कोण AOB बराबर होगा ये वाला कोण यानी COD, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः जो प्रश्न को आप रिपीट कर दीजिए कि अतः वृत्त की तुल्य जीवा के केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती है, ये वाली लाइन आपको उठा के यहां पर लिख देना है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट, चलिए तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारे पास, सर्वसमीका का प्रयोग करके 99 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न क्रमांक 23 है हमारे पास। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये अब हमको सर्वसमीका का प्रयोग करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये 999 है तो हम 999 को हम 1000 माइनस 1 की घात 3 लिख सकते हैं, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी जगह, अब इसमें हम एक सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे, x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy, और ये हो जाता है x माइनस वाई। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं।
ठीक है, कर लें, चलिए करते हैं। अब इसका मतलब है कि यहाँ से यदि हम देखें तो इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग x का मान हो गया 1000 और y का मान हो गया 1। चलिए वही सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम x की जगह में 999 1000 आएगा ना, सॉरी ये गलती यहाँ पर है, यहाँ 1000 आएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, x की जगह में 1000 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, y की जगह में 1, और 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 999 की घात 3। अब ये हो गया x की घात 3 मतलब 1000 की घात 3 माइनस y की घात 3 मतलब 1 की घात 3 माइनस 3, x की जगह में 1000 y की जगह में 1 और दूसरे ब्रैकेट में 1000 माइनस 1। ठीक है, अब 1000 की घात 3 करेंगे तो वो 1000 की घात 3 करेंगे तो उसमें 9 जीरो लग जाएंगे, तो ये 1 के बाद 9 जीरो लगा दिए हमने। 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3000 हो गया, और 1000 में से 1 गया, ये 999 हो गया। अब ये हो गया है ना, 1 के बाद 9 जीरो लगा लिए माइनस 1, इनका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 29 97 3 जीरो, ये आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम जोड़ना घटाना करेंगे तो ये जाएगा है ना 997002999। ठीक है, अब इसको आप करोड़ हजार जो भी है आप उसको अच्छे से इकाई दहाई सैकड़ा करके पढ़ लीजिए। हमारा मकसद सवाल सॉल्व कराना है, संख्याएं सिखाना नहीं है। संख्या तो आप आती है, आप पढ़ सकते हैं कि भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाख करोड़ 10,000 लाख है ना 10 लाख करोड़ करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से हम 99 करोड़ 70 लाख 2999। तो हम संख्या पढ़ना नहीं सिखा रहे स्टूडेंट, इसलिए हमने इसको अलग अलग तरीके से तोड़ के पढ़ दिया। हमारा मकसद इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए तो ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आखिरी है हमारे पास कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो स्टूडेंट चलिए अब उसको भी जांच कर लेते हैं। तो हमको जांच करना है कि 7 + 3x जो है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। तो जिसकी जांच करना है उसको हम 0 के इक्वल ले लीजिए और यहाँ से हम उसमें चर का मान निकाल लीजिए, यानी x का मान। तो हम x का मान जब निकालेंगे तो 7 का पक्षांतर करेंगे तो ये -7 हो गया, x का मान ये 3 का पक्षांतर करेंगे तो 7/3 हो गया। अब ये जो x का मान आया है उस बहुपद में रखेंगे कि जिस बहुपद का हमको गुणनखंड चेक करना है ना, जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए चेक कर रहे हैं कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो अब ये x का मान को उठा के इस गुणनखंड इस बहुपद में रख देंगे। देखिए वही कर रहे हैं हम, अब 3x³ + 7x में ये x का मान रख दिए। ठीक है, तो इसको जब मान को रखे तो ये हमने पूरा सॉल्व किया स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। आप दिख रहा होगा आपको ये पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे हैं। और सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये आ रहा है 490/9। ठीक है, और अब इसको कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी हमको सिर्फ मकसद हमारा था कि ये 0 आ रहा है या नहीं, जो कि 0 के बराबर नहीं हो। कट भी जाएगा तो वो 0 के बराबर तो होगा नहीं, और कटेगा नहीं भी तो 0 के बराबर नहीं हो रहा है। यदि हम ये मान रख रहे हैं और ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 7 + 3x जो होगा वो इसका गुणनखंड नहीं है। यदि ये 0 आ जाता तो गुणनखंड हो जाता। ठीक है, तो ये नहीं आया, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 23 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 9वीं सेट ए की जो क्वेश्चन बचे थे, जो कि 18 से 23 तक के थे, जो बचे थे हमने वो सॉल्व करा दिया है। तो इस तरीके से हमारे 3 वीडियो के माध्यम से ये पूरा पेपर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट के आज का भी ये तीसरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा इस पेपर का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरीके से मैथमेटिक्स की मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।